हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमी स्टूडियोज। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज हम लोग करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 ऑफ फिजिक्स, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, सो ये जो क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ वेरी शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ये वीवीआई क्वेश्चंस है। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा है बिकॉज ये जो भी मैं क्वेश्चन अभी करवाऊंगी वो प्रीवियसली किसी न किसी बोर्ड में पूछा गया। ठीक है, आइदर सीबीएसई और एनी अदर स्टेट बोर्ड। ओके, ये सारे क्वेश्चंस जो भी मैं करवाऊंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसके नीचे में भी देखोगे कि यहाँ पे मेंशन रहेगा कि किस बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड मैग्नेटिज्म। सो हमें पता है कि ये चैप्टर ही वेस्ट है मैग्नेटिज्म के ऊपर, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन ही गिवन है कि इस मैग्नेटिज्म वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि द वर्ड मैग्नेटिज्म और मैग्नेट इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइलैंड इन ग्रीस कॉल्ड मैग्नेशिया, where deposits of natural magnets were found as early as the 16th century BC. Now question number 2 is, what is the source of magnetic field or magnetism? ये जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म होता है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, सो इसका आप सॉल्यूशन लिखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एटम्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, वो एक करंट लूप्स की तरह क्या करते हैं तो बिहेव करते हैं, और यही करंट लूप्स जो होते हैं ये मैग्नेटिज्म को ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, एज अ सोर्स वो एक्ट करते हैं। ये आपका पंजाब बोर्ड में आ चुका है, ये आप देख रहे होगे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, डज अ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट, जस्टिफाई योर आंसर, हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। क्या मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं? इसका मीन्स है कि अगर आप मैग्नेट को ब्रेक करते हो, ठीक है, तो आपको तो पता है कि मैग्नेट को जब आपने हाफ ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो वो दोनों हाफ पार्ट एक सेपरेट मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, दोनों खुद में ही एक मैग्नेट बन जाएगा, एक सेपरेट मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो मोनोपोल की तरह तो वो लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इसी को हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, और हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो सीबीएसई सैंपल पेपर यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूछा गया। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे जो मैं करवा रही हूँ वीवीआई क्वेश्चंस हैं। सो इसका आप सॉल्यूशन लिखोगे, नो, अ मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। द रीजन इज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट लूप एंड नॉट बाय मोनोपोल ऑफ अ मैग्नेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, कमेंट। इसका आप सॉल्यूशन लिखोगे, अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट आइदर मैग्नेट और अ मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन। रिपल्सन को ही हम लोग श्योरेस्ट टेस्ट क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो इस पे आप बोलोगे कि एक मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, साथ ही में वो जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है उनको भी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बट रिपल्सन सिर्फ एक मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट से ही करता है। यहाँ पे रिपल्सन में वो क्या करता है तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से वो रिपल्स नहीं करता। ठीक है, एक मैग्नेट से ही रिपल्स करता है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि रिपल्सन जो है वो श्योरर टेस्ट है मैग्नेटिज्म का। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, डज द पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ बार मैग्नेट चेंज इफ it is cut into 2 equal pieces transverse to its length? ओके, सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट में क्या चेंज आएगा अगर हम लोग बार मैग्नेट के, ठीक है, बार मैग्नेट ये आप देख रहे हो हमारा, ठीक है, सो इस बार मैग्नेट के हम लोग इसको इक्वल पार्ट्स में अगर हम लोग कट कर दें यहाँ से, तो इसमें क्या चेंज आएगा? ठीक है, वही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। सो इसमें क्या होगा कि पोल स्ट्रेंथ जो रहेगा हमारा हर पार्ट का सेम रहेगा। ठीक है, ओरिजिनल मैग्नेट की तरह ही पोल स्ट्रेंथ हमारा रहेगा, बट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंथ जो है वो हमारा ईच पार्ट का जो है वो हाफ हो जा रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट में इफेक्ट पड़ेगा, बट पोल स्ट्रेंथ जो है वो सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज the pole strength and magnetic moment of each part of a bar magnet change if it is cut into 2 equal pieces along its length? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हाफ कट कर रहा था, ठीक है, बट इसमें क्या है कि इसमें ये पूरा लेंथ जो आप देख रहे हो मैग्नेट का, ये पूरे लेंथ के यहाँ से बीचों बीच इसे लेंथ वाइज कट करना है। ठीक है, इसे लेंथ वाइज अगर आप कट करोगे तो पूछ रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट और पोल स्ट्रेंथ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो हमने इसे 2 पार्ट्स में कट कर दिया बीचों बीच। ठीक है,
तो क्या फ़र्क पड़ा कि पोल स्ट्रेंथ जो है होगा अब हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब पहले तो मैग्नेट को 2 पार्ट में अब कर रहे थे इस टाइप से, बट अब तो हमने इसे लैटरली जो है वो बीचों बीच इसे कट कर दिया, तो पोल स्ट्रेंथ जो होगा वो अब दोनों ओरिजिनल जो मैग्नेट था उसके कंपेरिजन में हाफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ में तो कोई भी लेंथ में चेंज नहीं आया है, बट यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ था वो हाफ हो गया, इस वजह से हमारा क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारा होगा वो हमारा हाफ हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिनल मैग्नेट। दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a short bar magnet placed with its axis making an angle theta with uniform magnetic field B experience a torque, what is the magnetic moment of the magnet, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसको कि हमने मैग्नेटिक फील्ड ये वेक्टर बी जिससे रिप्रेजेंट करते हैं उसमें प्लेस कर रखा है, ठीक है। तो ये जो बार मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है, और एक टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अब हमें बताना है कि इसमें हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा है कि टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट एम हमें निकालना है तो टॉर्क बाय बी साइन थीटा करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो जब यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है तो यहाँ पे जो हमारा कॉस का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू रहेगा वो 180 डिग्री रहेगा, आपको याद होगा, क्योंकि अगर आपने चैप्टर थ्रोली पढ़ा तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम किस केस में होता है पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम किस केस में होता है। मिनिमम कब होगा, जब कॉस का वैल्यू हमारा 0 डिग्री होगा, ठीक है। 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे माइनस एम भी आ जाएगा, तो उस टाइम हमारा मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम में प्लस एम भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल विल बी मैक्सिमम व्हेन इट्स डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का जो मैक्स वैल्यू इसके लिए फॉर्मूला होता है एम बी कॉस थीटा, ठीक है। थीटा यहाँ पे हमें 180 डिग्री डालना होगा क्योंकि हमारा ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है और मैक्सिमम तब होगा जब एंटी पैरेलल रहेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड से हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये हमने माइनस एम बी कॉस थीटा के जगह हम 180 डिग्री पुट कर देंगे तो हमारा प्लस एम बी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। मीन्स हमारा इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगा। Question number 9 is a magnetic dipole is placed in position of a stable equilibrium in uniform magnetic field B. How much is the potential energy of a magnet? और दूसरा इसी में क्वेश्चन है if it is rotated through 180 degree then what will be the amount of work done? तो स्टेबल किस केस में होता है, जब हमारा थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होती है, ठीक है। तो और अनस्टेबल कब होगा कि जब हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ स्टेबल का केस पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू हमें 0 डिग्री डालना है तो यहाँ पे माइनस एम बी आ जाएगा। मीन्स इस केस में जो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट को अगर आप रोटेट कर देते हो, ठीक है, पहले तो आपका 0 डिग्री एंगल बना रहा था, ठीक है, कॉस 0 डिग्री, बट अब आपका वहां से रोटेट करके 180 डिग्री अगर बनाए तो उस केस में आपका वर्क डन क्या होगा, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस, यहाँ पे आप फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल, ठीक है। तो फाइनल एंगल आपका 180 डिग्री है और इनिशियल 0 डिग्री, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लस 2 एम बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज कैन टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। 2 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्लियर आंसर है नो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 2 लाइन ऑफ फोर्स को इंटरसेक्ट करवाओगे तो क्या होगा कि वहां पे 2 टेंजेंट्स आ जाएंगे और वो दोनों टेंजेंट्स जो होंगे टेंजेंट्स तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम डायरेक्शन के लिए। तो एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो 2 टेंजेंट्स अगर ड्रॉ होंगे तो वहां पे रिप्रेजेंट होगा कि 2 डायरेक्शन है और एक सेम पॉइंट का इस केस में 2 डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये इम्पॉसिबल है। सो यू कैन राइट नो इफ द 2 मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट देन देयर विल बी 2 टेंजेंट्स एंड हेंस 2 डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज इम्पॉसिबल। Now question number 11 is magnetic line of force always form closed loops. Comment. Magnetic line of force जो होता है वो हमेशा closed loop form करता है। इस पे हमें कमेंट करना है, ठीक है। तो इस पे हम लिखेंगे
मैग्नेटिक पोल्स जो होता है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब हम मैग्नेट को ब्रेक करते हैं तो सेपरेटली एक सेपरेट मैग्नेट दोनों बन जाता है, ठीक है। तो हमेशा पोल्स जो होते हैं वो पेयर्स में ही रहते हैं। सो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ एंड मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, ऐसे हमारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स रन करते हैं, ठीक है। और वो एक क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, वो जो है वो स्टार्ट और एंड कहीं भी नहीं कर लेते हैं, ठीक है। हमेशा एक क्लोज लूप में फॉर्म करते हैं, बाहर हमेशा नॉर्थ से साउथ जाएगा और फिर जब अंदर आएगा तो साउथ से नॉर्थ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये लोग क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। और एक क्लोज लूप वो फॉर्म नहीं करता, ठीक है। वो मीन्स आउटसाइड ही एक्ट करता है, इनसाइड नहीं एक्ट करता, ठीक है। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के केस में क्या है कि ये क्लोज लूप फॉर्म करता है, आउटसाइड भी रन करता है नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड भी साउथ टू नॉर्थ रन करता है। इस तरीके से ये क्लोज लूप फॉर्म करता है, ठीक है। सो इन दोनों में यही डिफरेंस है। क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक्स। फेरोमैग्नेटिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक्स जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। और उनके पास टेंडेंसी होती है टू मूव फ्रॉम द वीकर टू द स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड quickly, okay, they move quickly in comparison to the paramagnetic materials, okay। और एग्जाम्पल इसके क्या हो जाते हैं, तो Fe, निकल, कोबाल्ट, ये सब सारे एग्जाम्पल हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के और फेरोमैग्नेटिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल वेरी विथ इंक्रीजिंग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका आंसर होगा एट लो फील्ड वैल्यूज जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है वो डायरेक्टली मतलब जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो अगर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा, बट अगर फील्ड वैल्यू जो है हमारी हाई है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, उसमें कोई कनेक्शन नहीं रह जाएगा। और जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा वो उस केस में हाई फील्ड वैल्यूज के केस में सैचुरेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक शॉल्ट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक शॉल्ट का मैग्नेटाइजेशन जो होता है क्या वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसका हमें रीजन के साथ आंसर लिखना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यस, जो पैरामैग्नेटिक शॉल्ट है उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिपेंड करता है। जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो शॉल्ट क्या होगा, तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। This is because the tendency of disrupt the alignment of diatomic dipoles arising from the thermal random motion increases with increase in temperature, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो उसका थर्मल रैंडम मोशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से जो एटॉमिक डाइपोल का जो अलाइनमेंट रहता है, ठीक है, वो पोजीशन पूरा डिफर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रैंडम मोशन होने लगेगा जो कि अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर देगा। इस कारण से जो हमारा ये मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक शॉल्ट है ये इस टाइप से हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाई डज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक शॉल्ट इंक्रीजेज ऑन कूलिंग, ठीक है। पैरामैग्नेटिक शॉल्ट का जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो टेम्परेचर कूल जब हम लोग कर देते हैं, ठीक है, जब ज्यादा हम लोग कूलिंग कर देते हैं तो उस केस में क्यों इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो टेंडेंसी थी उसकी डिस्टर्ब करने की अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स मोमेंट्स वो क्या होता है, रैंडम थर्मल मोशन जो होने लगता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उससे अराइज करता है। बट अब क्या हुआ, टेम्परेचर तो कूल हो गया, अब टेम्परेचर डाउन हो चुका है, तो इसलिए ये जो हमारा थर्मल मोशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, लो टेम्परेचर हो चुका है। तो इसी के कारण जब हम लोग कूल करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक शॉल्ट इंक्रीज हो जाता है। हाउ डज द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। इसका सॉल्यूशन होगा कि मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज डाईमैग्नेटिज्म इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सो हम लोग कह सकते हैं कि डाईमैग्नेटिज्म जो है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन डाईमैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड नो मैटर व्हाट द इंटरनल मोशन ऑफ द एटम इज। नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when a diamagnetic substance is placed in a varying magnetic field, ठीक है।
जब क्या होता है कि जब हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो उनके पास टेंडेंसी होती है स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की, ठीक है, तो वो लोग वही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल रॉड बी डिस्टिंग्विश्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड? ओके, सो बेसिकली इसमें आपको डिस्टिंग्विश करना है इन दोनों मटेरियल पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे। तो क्या होता है कि व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड, जब उनको इन दोनों मटेरियल को जब हम लोग सस्पेंड करेंगे फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो पैरामैग्नेटिक रॉड जो होता है वो खुद को पैरेलल सेट कर लेता है फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, बट डायमैग्नेटिक रॉड जो होता है वो परपेंडिकुलर सेट हो जाता है फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस टाइप से वो ये लोग डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। Next question is, two similar bars P and Q made from different material are introduced into identical uniform magnetic fields. The figure given below shows the redistribution of magnetic lines of force. Which of these material is paramagnetic and void? ठीक है, ये दोनों आपको मटेरियल दे रखा है और हमें P और Q, ठीक है, ये दो डिफरेंट मटेरियल से बने। अब हमें इनका अरेंजमेंट देख करके बताना है कि ये जो हमारा है इन दोनों फिगर में से हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो बार P है वो पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो लेस डेंस है इन कंपैरिजन टू द Q। इस फिगर के कंपैरिजन में जो इसमें जो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो हमारा P फिगर है उसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कम है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। Next question is, why do magnetic line of force prefer to pass through ferromagnetic substances, example iron, than through air? Solution will be, this is because the magnetic permeability of ferromagnetic substance is much greater than that of air. Next question है, what do you mean by the statement that susceptibility of iron is more than that of copper? ठीक है, इस स्टेटमेंट से हम क्या समझते हैं? So susceptibility of iron is more than copper. This indicates that iron can be magnetized more easily than that of copper. यहाँ पे next question है, an iron bar is heated to 1000 degrees Celsius and then cooled in a magnetic field free space. Will it retain magnetism? तो जब हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्यूरी पॉइंट फॉर आयरन क्या होता है, तो 770 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। When heated to this temperature, iron becomes paramagnetic. और इस टेम्परेचर पे जब हीट किया जाएगा तो क्या होगा, तो आयरन जो होगा हमारा वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। और at 1000 डिग्री सेल्सियस it loses its magnetism. When cooled in magnetic field free space, it does not regain its magnetism. Next question है हमारा, why are all pieces of iron not magnet even though iron is a ferromagnetic material? ठीक है, जो सारे आयरन के पीसेस होते हैं वो मैग्नेट क्यों नहीं है, जबकि जो आयरन है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है? तो वेरियस डोमेन्स इन अ पीस ऑफ आयरन आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो नेट मैग्नेटिज्म इन एडी डायरेक्शन इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड एल्कली हैलाइड्स बी डाईमैग्नेटिक रादर देन पैरामैग्नेटिक? ठीक है, एल्कली हैलाइड्स को डाईमैग्नेटिक क्यों होना चाहिए, उनसे पैरामैग्नेटिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो क्रिस्टल्स होते हैं एल्कली मेटल आयंस के, बोथ एल्कली मेटल आयंस एंड हैलाइड आयंस हैव स्टेबल octet configurations. There are no unpaired spins. The ions have no permanent magnetic moment, so they behave as diamagnetic substances. Next question is, a certain region is to be shielded from magnetic field. Suggest a method. ठीक है, तो इसका आंसर लिखोगे कि surround the region by soft iron ring. Magnetic field lines will be drawn into the ring and enclosed space will be free of magnetic field. Next question, how are the breast watch protected from powerful magnets? The machine part of breast watch are surrounded by iron ring, जो कि आपने अपने वॉच में भी नोटिस किया होगा, ठीक है, कि मशीन पार्ट को आयरन रिंग से हम लोग कवर अप कर देते हैं, ठीक है। Acts as a screen against the external magnetic field, जो कि एक स्क्रीन की तरह एक्ट करता है against the external magnetic field, जैसा कि हमें फिगर बना के भी शो किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ क्लोज्ड आयरन बॉक्स लेस और मोर देन आउटसाइड इज? तो क्या ये क्वेश्चन हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अर्थ मैग्नेटिज्म अभी इस बार के हमारे सिलेबस में गिवन नहीं, तो ये हमें करने की जरूरत नहीं।
नाउ नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का कोर होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। या इसी में और करके क्वेश्चन है कि सॉफ्ट आयरन जो होता है वो उसे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए, क्यों? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होगा कि द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स हाई परमिएबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी प्रेफर स्टील और अल्निको फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट? सो स्टील एंड अल्निको हैव हाई coercivity. This ensures the stay of magnetism in these material for a longer period. Next question है what is the importance of magnetic permeability in magnetic recording? So इसका होगा आंसर high permeability of iron is useful in magnetic recording. The tape is provided with traces of iron. When it is in front of recording head, it develops magnetization in proportion to the strength of current fed to recording head. Next few questions are left. Why the core of transformer made of a material of high permeability? The high permeability of core material makes the magnetic line of force due to the current in the coil mostly confined to core. This prevents stray current from being induced in conductors lying around. This minimizes power loss and flux leakage. Efficiency of the transformer increases. ठीक है, अब दो क्वेश्चन और बाकी रह गए। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। सो जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग परमानेंट मटेरियल, उनमें क्या होना चाहिए? तो एक हाई रिटेंटिविटी ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए और उनकी हाई कॉसिविटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा विच इज द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द कोर ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सॉफ्ट आयरन को हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग द मूविंग कोर ऑफ द मूविंग कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकॉज इसमें हाई इनिशियल परमिएबिलिटी होता है और लो हिस्टेरेसिस लॉस होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का क्वेश्चन था वेरी शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये वाला हमारा एंड हो चुका है। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।